बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दें, ज्वेलरी भी लेनी है अपने कपड़ों के साथ साथ। मैंने अम्मी से इल्तिजा की। पैसों की इल्तिजा और फरियाद सुनकर अम्मी ने आईब्रोज उठाकर मुझे देखा और फिर साफ इनकार करते हुए बोली, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अम्मी की इस बात ने मुझे उदास कर दिया और मैंने उनसे कहा कि वो किसी से उधार मांग ले, मगर अम्मी की तरफ से मुसलसल इनकार सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी बड़ी बहन जीनत आपी की शादी होने वाली थी, लेकिन अभी तक मेरी मर्जी के मुताबिक न मेरे कपड़े बने थे और न ही अभी तक नई ज्वेलरी ली थी। अम्मी ने तो साफ कह दिया था कि मैं अपनी बहन की शादी पर भी पुरानी ज्वेलरी और कपड़े पहनूंगी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शादी के हवाले से हमारी ख्वाहिशात को पूरी कर सकें। उन्होंने मुझे भी आपी की तरह बस एक सादा सा जोड़ा बना दिया था। आपी का भी सिर्फ निकाह का सूट बना था। मेरा दिल अम्मी की बात सुनकर टूट गया तो मैं आंसू पीती रह गई। फिर अम्मी कहने लगी, जाओ जाकर बाजार से सौदा ले आओ। यूं मैं अम्मी से पैसे लेकर घर से निकल गई, मगर दिल अभी भी दुखी था। मैं एक गांव में रहती थी। ये गांव रावलपिंडी शहर से करीब ही था। यहाँ की ज़्यादातर आबादी के लोगों में गुर्बत आम थी। अमीर लोग अकलियत में थे। जब मैं गांव के अमीर लोगों की शादी दूर से देखती थी तो रश्क आता था। औरतों ने इतने खूबसूरत जोड़े पहने होते थे कि मेरा भी दिल करता था कि मैं भी अपनी बहन की शादी में ऐसे ही नगों और सितारों की तरह झलमिलाते हुए कपड़े पहनूं और मेरी बहन की शादी भी इतनी ही धूमधाम से हो। मगर मैं जानती थी कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी अक्सरियत की तरह एक गरीब खानदान से था। अब्बू सारा दिन के गए रात को चंद नोट हाथ में लिए घर में दाखिल होते थे, जिससे हम 3 वक्त की रोटी और घर के बिजली गैस के बिल ही अदा कर पाते थे। इसके अलावा 1 महीने का सौदा डाल लेते थे। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में गुर्बत क्यों थी। मुझे गुर्बत से नफरत थी। वैसे तो मेरे आसपास जितने भी घर थे उनमें गरीब लोग ही रहते थे और मेरी सहेलियां भी गरीबी थी, लेकिन मेरे दिल में अपनी गुर्बत के लिए नफरत और अमीर बनने की ख्वाहिश ने उस वक्त जन्म लिया जब एक मरतबा बाजार से सौदा लाते वक्त मैंने गांव के एक अमीर घराने की शादी को देखा। वो लोग दूल्हा दुल्हन के सर से ढेर सारे नोट वार कर हवा में उछाल रहे थे। नोट उड़ते हुए जमीन पर गिर जाते। गिरे हुए नोट बच्चे इकट्ठे करने लगे थे। मैं भी इतने पैसे देखकर हैरान रह गई और फिर जमीन पर बैठकर वो पैसे उठाने शुरू कर दिए। मेरे हाथ में काफ़ी नोट आ गए थे और मैंने उन्हें अच्छी तरह उलट पलट कर देखा था। ये नोट जाली नहीं बल्कि असली थे। उस रात के बाद मेरा सोचने का अंदाज ही बदल गया। मेरी एक ही ख्वाहिश और दुआ हो गई कि मैं भी उन लोगों जैसे अमीर बन जाऊं जिनके पास इतने पैसे थे कि उनके नज़दीक दूल्हा दुल्हन के सर से हज़ारों नोट वार कर ज़मीन की नज़र कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। और हम जैसे गरीब लोग तो 10-10 रुपए गिन गिन कर हर संभाल संभाल कर रखते थे। कहाँ ये अमीर लोग थे कि 1000 रुपए के नोट उछाल रहे थे। उस दिन जब ये पैसे लेकर मैं घर आई तो अम्मी हैरानी रह गई कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने उन्हें सच बता दिया कि अमीर लोगों की शादी से लूट कर आई हूँ, क्योंकि बच्चे भी गिरे हुए नोट उठा रहे थे। मेरी ये बात सुनकर अम्मी बजाय खुश होने के गुस्सा करने लगी और बोली कि अगर वो अमीर लोग तुझे ज़मीन से नोट उठाता देख लेते तो न जाने तेरी क्या हालत करते। देख बेटा सीरत, अमीर लोगों से गरीबों को दूर रहना चाहिए। उन्हें तो मौका चाहिए होता है गरीबों पर रोब झाड़ने का, और ये लोग गरीबों को मुफ्त का नौकर समझते हैं। अम्मी मुझे मुफ्त का लेक्चर देने लगी थी, लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो उन नोटों को देखकर खुश हो रही थी जो जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने अपने हाथों से कमाए थे। फिर चाहे लूट कर ही सही, उन पैसों से मैंने अम्मी के साथ बाजार से खरीदारी की थी। उस दिन के बाद से मुझे पैसों से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे गुर्बत से नफरत और अमीरी से मोहब्बत होने लगी थी। यही सब सोचते हुए मैं बाजार से सौदा खरीदकर एक पार्क में बेंच पर आकर बैठ गई। ये मेरी मखसूस जगह थी जहां मैं ज्यादातर तब आती थी जब मेरा दिल बड़ा उदास होता था। आज भी चूंकि अम्मी के इनकार की वजह से उदास थी, इसीलिए यहां आकर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि कहाँ से पैसे लाऊं। पैसे आएंगे तो ही अच्छी ज्वेलरी और ज्यादा लिबास खरीद सकूंगी। मैं यही सोच रही थी जब अचानक वहां एक लड़का आ गया। उसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी। उसके हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा था। उसने मुझे पकड़ाया और कहने लगा, ये किसी ने आपके लिए भिजवाया है। अपना जुमला मुकम्मल करके वो जितनी तेजी से आया था उससे भी ज्यादा दुगनी रफ्तार से भाग गया था। मैं हैरतज़दा रह गई। न मुझे उस लड़के का कुछ पता था और न ही मैं ये जानती थी कि ये खाकी रंग का एनवेलप किसने भिजवाया है और मुझे क्यों दिया है। मैंने उसे उलट पलट कर देखा, लेकिन कहीं भी न भेजने वाले शख्स के बारे में कोई मालूमात थी और न इसके बारे में कोई मालूमात थी जिसको ये भेजा गया था। मैंने हैरानी से खोल कर देखा तो दंग रह गई। जो मैंने उसमें देखा मुझे यकीन ना आया। मैं कांपती टांगों से उठी और उस लिफाफे को अपने दुपट्टे में लपेटा और वहां से भाग गई।
घर आई तो सांस चढ़ा हुआ था। अम्मी तो हैरतज़दा थी कि इतनी तेजी में मैं कहाँ से आई हूँ। खैर अम्मी को सब्जी पकड़ाई और झूठ बोलकर कहा कि रस ज्यादा था तो वहां देर लग गई। आप मेरे लिए परेशान ना हो, इसीलिए भाग कर आई हूँ। मैं झूठ बोलकर कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा दी। उस लिफाफे को कपकपाते हाथों से मैंने अलमारी में अपने कपड़ों के बीच महफूज जगह पर रख दिया और माथे से पसीना साफ करके दरवाजे की कुंडी खोली और बेड पर लेट गई। मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। जो मैंने उस लिफाफे में देखा क्या वाकई सच था? वो बच्चा जो भी था उसे मैं नहीं जानती थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो भी मुझे नहीं जानता होगा। फिर उसने मुझे वो लिफाफा क्यों दिया था? शायद उसने गलती से मुझे दे दिया होगा। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया था और मैं सोचने लगी कि क्या मुझे इसे वापस पार्क में रखाना चाहिए। फिर एकदम दिल में ख्याल आया कि नहीं, मुझे इसे अपने पास ही रखना चाहिए। मगर अम्मी को पता चला तो वो क्या कहेंगी। बस मैं इन्हीं सोचों की दलदल में धंस गई थी। सारा दिन परेशान हाल ही गुजरा। इसके अलावा मैं देख रही थी अम्मी और आपी भी परेशान रहने लगी थी। मैं उनसे कुछ पूछती तो वो मुझे कुछ न बताती। कभी कहती तुम्हारा वहम है, और फिर वाकई मुझे ऐसा ही लगने लगा कि ये सब मेरा वहम ही है। दिसंबर का महीना चल रहा था और मुझे स्कूल से छुट्टियां होने वाली थी। आज स्कूल में आखिरी दिन था। कल से सर्दियों की छुट्टियां थी। मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। गांव में मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ये काफ़ी छोटा स्कूल था। आज मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि कल छुट्टी का पहला दिन था और कल आपी की शादी भी थी। इसी तरह यह दिन भी खुशी में गुजर गया। स्कूल से छुट्टियों की खुशी में मैं जल्दी सो गई। जब अगले दिन उठी तो देखा जीनत आपी घर पर नहीं थी। मैं हैरान हुई कि आपी की तो आज शादी थी, वो कहाँ चली गई। अम्मी से पूछा मगर उन्होंने एक लफ्ज़ तक न बताया। फिर जब दोपहर हुई तो लड़के के माँ बाप घर आए और इस दौरान मुझे पता चला जब अब्बू और अम्मी ने सच बताया। उन्होंने बताया कि जीनत आपी कल रात किसी लड़के के साथ भाग गई हैं, इसीलिए अब आज उनकी शादी नहीं हो सकती। लिहाजा उन्होंने लड़के के माँ बाप को घर से जाने को कह दिया। लड़के के अम्मी अब्बू ने उन्हें बहुत सी बातें सुनाई कि कैसी परवरिश की है तुमने अपनी बेटी की, इतनी आज़ाद लड़की है। तौबा तौबा, शुक्र है हम तुम्हारी आवारा बेटी से बच गए। खैर वो कानों को हाथ लगाते वहां से चले गए और हम लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें कहीं, मगर अम्मी अब्बू ने एक लफ्ज़ भी आगे से ना निकाला बल्कि खामोशी से सुनते रहे। मैं हैरान थी कि ये सब क्या था। मुझे इतना सदमा हुआ कि खड़े होना मुश्किल हो गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बड़ी बहन जो मुझसे 5 साल बड़ी थी वो ऐसा कर सकती थी। कितने दिन मैं सदमे में रही, मुझे सुकून नसीब नहीं आ रहा था। बहन की याद मुझे सताती रहती थी। आज अचानक जब मैंने पहनने के लिए अलमारी से कपड़े निकाले तो वो खाकी लिफाफा भी मेरे कदमों में गिर गया। मैं तो इस बारे में आप ही के सदमे की वजह से बिल्कुल भूल ही गई थी। सो फौरन मैंने उसे उठाया और उसके अंदर झांका और फिर उस दिन को याद करने लगी जब वो लड़का मुझे ये लिफाफा पकड़ा गया था। उसी वक्त उसे खोलने के बाद ही मेरी हालत बुरी हो गई थी क्योंकि उसमें 5-5 हज़ार के बहुत से नोट थे। जब मैंने गिने तो ये पैसे 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए कभी ख्वाब में भी मैंने नहीं देखे थे। इसीलिए मैं इतने पैसे अपने हाथ में पकड़े देखकर कांपने लगी। फिर मुझे इतने पैसे देखकर लालच आ गई और मैंने उस लिफाफे को अपने पास रख लिया। हालांकि मैं जानती थी कि ये पैसे मेरे नहीं थे और ना मैं ये जानती थी कि ये किसने भेजे थे, इसलिए मेरे पास इन पैसों को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था। मगर जब लालच गालिब आ जाए तो सही गलत कुछ नजर नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही था। इसीलिए मैं डर रही थी कि अगर अम्मी ने या किसी और ने मेरे पास इतने पैसे देख लिए तो क्या होगा। अम्मी तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। अगर मैं उनको सच भी बताती तो शामत मेरी ही आनी थी क्योंकि मैं उन पैसों को घर में ले आई। खैर इसीलिए वो पैसे मैंने छुपा लिए थे। मैं एकदम से माजी से बाहर आई थी। उन पैसों को मैंने दोबारा छुपा लिया। आप ही के बगैर ये पैसे मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर रहे थे। सब ख्वाब धरे के धरे रह गए। स्कूल दोबारा खुल गए और मैं स्कूल जाने लगी। आप ही का कोई अता पता न था और हैरत की बात यह थी कि अम्मी अब्बू ने आप ही को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी और ऊपर से वो इतने खुश थे जैसे उन्हें आप ही के जाने से फ़र्क ही न पड़ा हो। मैं ये नोट कर रही थी कि कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा था। जब स्कूल से वापस पैदल आ रही होती तो यूं महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मगर जब देखती तो कोई नजर ना आता। इसके अलावा एक अजीब चीज़ जो मेरे साथ हो रही थी वो ये थी कि मुझे महीने में 2 मरतबा कोई नया बच्चा पैसों का लिफाफा थमा जाता। उसमें बहुत सारे पैसे होते थे। कभी कभार तो मैं ये पैसे उसी बच्चे को पकड़ा देती थी, लेकिन कभी वो बच्चा पैसों का लिफाफा पकड़ाकर इतनी तेज़ रफ्तारी से भागता कि मैं उसे रोक भी न सकती थी। सो यूं पैसे मुझे अपने पास छुपा कर ही रखने पड़ते थे। ये एक ऐसा राज था जिसकी तह तक मैं कभी पहुंच ना पाई कि ये पैसे मुझे कौन देता है। फरवरी का महीना शुरू हो गया था। आज मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मैंने सुना जैसे जीनत आपी की आवाज़ें आ रही हैं।
वो और अम्मी हंस हंस कर एक दूसरे से न जाने क्या बातें कर रही थी। मैं दंग रह गई और खुश हुई कि शायद जीनत आपी इतने माह बाद वापस आ गई हैं। मैं भागकर अम्मी के कमरे में गई क्योंकि आवाज़ें वहीं से आ रही थी। मगर ये क्या, दरवाज़ा तो लॉक था। अचानक अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गईं और जब दरवाज़ा खुला तो अंदर सिर्फ अम्मी थी, आप ही नहीं थी। अम्मी का रंग फक था। जब मैंने आप ही के बारे में उनसे पूछा तो वो घबरा गई और बोली, जीनत हमारे लिए मर चुकी है, इसीलिए उसका नाम मत लो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मदा रह गई। अम्मी का रंग उड़ा हुआ था। मुझे साफ लग रहा था कि अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही थी। कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी। मुझे पूरा यकीन था कि आवाज़ें आप ही की ही थी। फिर आप ही अचानक कमरे से गायब कैसे हो गई थी? और अम्मी मुझसे आप ही के बारे में झूठ क्यों बोलेंगी? बस यही बातें मुझे हैरान कर रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार मैंने इस बात को भी अपना वहम समझकर भुला दिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि जो हो रहा था मेरी सोच के बरक्स था। इसके अलावा मैं देख रही थी कि अम्मी के पास काफ़ी पैसे भी आ रहे थे। घर में काफ़ी कुछ महंगा भी आने लगा था। मैं तहय्युर से सोचती थी कि इतने पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं, मगर कभी पूछा नहीं कि अम्मी ने कौन सा सच बता देना था। वो हमेशा कहती थी कि तुम अभी बहुत छोटी हो, ऐसी बातों को ना सोचा करो, ना पूछा करो, और ना ही हम तुम्हें इस बारे में बता सकते हैं। मैट्रिक के पेपर्स शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए थे। स्कूल वालों ने फ्री कर दिया था। आज स्कूल में लास्ट डे था, आखिरी दिन था, सो जल्दी छुट्टी हो गई। जब मैं घर जा रही थी तो मोहल्ले में अजीब सी हलचल महसूस हुई। रास्ते में मुझे अपनी एक सहेली भी नजर आई। उससे मैंने इस हलचल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मोहल्ले की एक लड़की नजमा कल रात किसी के साथ भाग गई है और आज तो उसकी शादी भी थी। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे अपनी बहन याद आ गई। जीनत आपी ने भी तो ऐसा ही किया था। खैर, मैं अजियत में लिपटी घर आ गई तो यहाँ एक नया राज मेरा इंतज़ार में था। अम्मी ने मुझे खामोश रहने की हिदायत की क्योंकि मैं देख चुकी थी कि नजमा आपी हमारे घर थी और उसके साथ एक लड़का था जिससे उसका निकाह हो चुका था। इस निकाह में मेरे अम्मी अब्बू ने उसका साथ दिया था और आज जिस लड़के से नजमा की शादी थी वो लोग अब नजमा के घर वालों को बुरा भला कह रहे थे। ये बात कोई नहीं जानता था नजमा कहाँ गई थी। बस ये बात हम लोग ही जानते थे और मैं ये सब देखकर तंग रह गई थी। नजमा आपी के साथ उस लड़के यानी उनके शौहर ने अम्मी अब्बू को पैसे भी दिए थे और फिर वो एक दिन यहाँ रहकर चुपके से निकल गए। अब तो ये मामूल बन चुका था। कई लड़कियां शादी से पहले भाग जाती और हमारे घर पनाह लेती। अम्मी अब्बू उसका निकाह करवा देते और उनसे बदले में पैसे भी लेते। यूँ अम्मी अब्बू के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अम्मी अब्बू पैसों की खातिर गलत काम करते हैं। उन्हें ऐसे लड़कियों को घर में पनाह हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। मैं बहुत डरती थी कि अगर गांव वालों को सच पता चल गया कि हम लोग भागी हुई लड़कियों को अपने पास रखते हैं और उनके निकाह करवाते हैं तो न जाने गांव वाले हमारा क्या हाल करेंगे। मैं अम्मी अब्बू को बहुत समझाती थी लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। बिलाखिर इस रात से एक दिन पर्दा उठ ही गया कि मुझे इतने पैसे कौन भेजता है। वो एक अमीर लड़का था जो मुझे पसंद करने लगा था। उसने जब मेरे बारे में पता करवाया तो उसे मालूम हुआ कि मैं गरीब हूँ, सो मेरी मदद के खातिर वो बच्चों के हाथ में मुझे पैसे भिजवा देता ताकि मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लूँ। जब वो लड़का आज मुझे पार्क में मिला उसने मुझे सब कुछ बताया तो मैं बड़ा खुश हुई और सोचा कि शायद मुझे गुर्बत में सब्र करने का फल मिल गया है और अब सब अच्छा होगा। मेरी उस अमीर लड़के अरमान से शादी होगी तो सब अच्छा हो जाएगा। मैं ख्वाबों की दुनिया में जा घुसी थी। उस लड़के को शादी की जल्दी थी। मैं भी अब 18 साल की होने वाली थी। कुछ माह तक हम दोनों में दोस्ती रही और फिर हम शादी का सोचने लगे। वो लड़का जब मेरे घर रिश्ता लेकर आया तो अम्मी अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। वो किसी सूरत मेरी अरमान से शादी पर राजी न थे। मैं तो इस रोक में थी कि अम्मी अब्बू इतने अमीर लोगों के घर मेरा रिश्ता क्यों नहीं करना चाहते। उन्होंने जब मेरी जिद को देखा कि मैं अरमान के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती तो उन्होंने एक अटल फैसला सुनाया। उसी हफ्ते मेरी कज़न से मेरी शादी तय कर दी। मैं रोती रहती कि अम्मी अब्बू खुद तो गलत काम कर रहे हैं लेकिन जो मुझे अपने लिए सही लग रहा है उस पर अमल करने नहीं दे रहे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में घर वालों के लिए नफरत पैदा होने लगी। अम्मी समझाती थी कि अमीर लड़के गरीब लड़कियों के साथ सिर्फ खेलते हैं, उनको इज्जत से अपनाते नहीं हैं। अम्मी की अरमान के खिलाफ बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन घर वाले मेरी अरमान से शादी को ना माने। दूसरी वजह मेरी जिद की ये थी कि अरमान अमीर था और मैं भी चाहती थी कि शादी के बाद पैसों में खेलूं। यही वजह थी कि मैं अरमान के पीछे उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी। सो यूं मैंने घर से भागने का प्लान बनाया। अरमान ने कहा था जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो भी ले आना। यूं मैं अपनी शादी से एक रात पहले ही घर से भाग गई। अरमान के हवाले उसके पैसे किए और वो मुझे चोरी शहर ले गया। रावलपिंडी शहर में उसने मुझे अपने एक घर में रखा जहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहते थे।
हम निकाह कर चुके थे और मैं बहुत खुश थी। कुछ दिन तो खुशी से गुजर गए और मैं अपने आप को खुश नसीब तस्वुर करने लगी। लेकिन कुछ अरसे बाद सारी असलियत खुलकर सामने आ गई। अरमान एक आवारा लड़का था। उसने मुझे पैसे देना भी बंद कर दिए थे। वो सारी सारी रात क्लब में गुजारता और किसी लड़की को घर ले आता और उसके साथ रात गुजारता। कभी कभार वो शराब भी पीता और दोस्तों से जुए लगाता। कभी लाखों रुपए जीतता तो कभी हार बैठता। वो सिर्फ मुझे अपने मकसद के लिए यहाँ लाया था। उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने धोखे से मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। अब जब हकीकत मेरे सामने खुल गई थी तो मेरी चीखें निकल आई थी। जिसे फूल समझकर हाथ में लिया था वो तो नोकीला कांटा था, जो अब मेरे हाथ में ही चुभकर मुझे अजियत दे रहा था। मैं रो रही थी। अब मुझे यकीन आ गया था कि अम्मी सच कहती थी। उन्होंने ठीक किया था कि वो मेरी शादी मेरे खालाजाद से करवा रही थी, जो बहुत अच्छा लड़का था और नेक शरीफ था। मुझे अपने इस फैसले पर खुद को मारने का दिल कर रहा था कि क्यों मैंने एक शरीफ लड़के को छोड़कर एक आवारा लड़के से शादी की। मैंने अरमान से तलाक का मुतालबा किया तो उसने मुझे तलाक देने से भी इनकार कर दिया कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। मैं बेबस हो गई थी। अब तो वो अपने दोस्तों को घर बुलाने लगा था। उसके दोस्त उसी की तरह आवारा थे। वो मुझे बुरी बुरी निगाहों से देखते थे और रोने वाली बात तो ये थी कि अरमान आगे से उनको कुछ नहीं कहता था, हालांकि मैं उसकी बीवी थी। शायद अरमान की गैरत मर चुकी थी। मैं यहाँ 7 महीने से कैद थी और मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। अरमान ने मुझे नौकरानी बनाया हुआ था। वो मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने सोच दिया था कि मैं मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगी और गांव वापस अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाऊंगी। उनकी हर बात मानूंगी, जो वो कहेंगे वही करूंगी। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने एक परस तैयार किया। उसमें निकाह के कागजात छुपा कर रखे ताकि गांव जाने के बाद अरमान से तलाक ले सकूं। इसके अलावा पैसे भी रख लिए और गेट की एक डुप्लीकेट चाबी भी रखी, जो अरमान की अलमारी से मैंने चुराई थी। ये बैग मैंने छुपा कर रखा था ताकि अरमान न देख ले। अगर वो देख लेता तो बड़ी मुश्किल हो जाती और मैं इस घर से निकलकर कभी अपने घर ना जा पाती। मुझे मेरी लालच की काफ़ी सज़ा मिल गई थी। अब बस अल्लाह से यही दुआ थी कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। और एक रात मेरी दुआ कबूल हो गई। अरमान शराब पीकर घर आया था, इसीलिए उसको नशा चढ़ा हुआ था। नशे की हालत में वो अपने कमरे में जाकर हर चीज़ से बेगाना होकर सो गया और मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अपना तैयार शुदा पर्स उठाकर वहाँ से भाग निकली। जब मैं वहाँ से भाग रही थी तो अचानक पैर किसी चीज़ से टकराया और सामने आती गाड़ी के करीब जा गिरी। ये तो शुक्र था कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा ली थी, वरना शायद मैं इस वक्त खून में लथपथ होती। मैं बमुश्किल हाथ ज़मीन पर टिकाकर उठ खड़ी हुई तो दंग रह गई जब देखा कि उस गाड़ी से जीनत आपी निकल कर आई थी और वो मुझे देखकर दंग रह गई। सीरत तुम? उन्होंने शॉक्ड होकर पूछा। मैं भी उन्हें पहचान चुकी थी। मैं उनके गले लग गई। उनका मेरे सामने होना मेरे लिए मौजज़े से कम नहीं था। मैं आप ही को 1.5 साल बाद देख रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं वहीं बेहोश हो गई। अरमान के जुल्म सितम ने मुझे बीमार कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने घंटे बेहोश रही। जब होश आया तो मैं अपने घर थी, अपने गांव में। मेरे पास अम्मी अब्बू थे और आप ही थी। आप ही के हाथ में कोई छोटा बच्चा था। उसके अलावा वहाँ एक और लड़का भी था। मैं उठकर रोने लगी और अम्मी के गले से लग गई। सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी। अम्मी अब्बू ने मुझसे नाराज़गी का इजहार किया, मगर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए मुझे माफ़ कर दिया। मैंने शुरू से आखिर तक अम्मी अब्बू को सारी सच्चाई बताई कि किस तरह अरमान मुझे चोरी से पैसे देता था और मुझे कुछ पता भी नहीं था, किस तरह बात शुरू हुई और अब कहाँ ख़त्म हुई। इसके अलावा अब मुझे पता चला कि ये छोटा बेटा आप ही का था और वो लड़का आप ही के शौहर थे, यानी मेरे बहनोई थे। उन्होंने बताया कि मेरा भाई पुलिस में है, वो अरमान से तुम्हें तलाक दिलवा देगा। इन बातों के बाद मैंने अम्मी से उस सच्चाई के बारे में पूछा और आप ही का भी पूछा कि उनका क्या मामला था। सब वहीं मौजूद थे। अम्मी अब्बू ने गहरी सांस खारिज करके मुझे बताना शुरू किया। अम्मी ने बताया कि सीरत, तू जानती है जीनत की शादी हमने चौधरी ख़ानदान में करनी थी कि वो लोग हमसे अमीर भी थे। जीनत वहाँ खुश रहेगी, लेकिन इस बात का पता हमें जीनत की शादी के दिन से 1-2 हफ्ते पहले चला कि जिस लड़के से उसकी शादी हम करने जा रहे हैं वो एक बुरा लड़का है। वो एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था। किसी ने हमें मशवरा दिया कि किसी तरह अपनी बेटी को इन लोगों से बचा लो। अगर शादी यहाँ हो गई तो जीनत सारी ज़िंदगी रोएगी। सो यूँ हमने पहले लड़के के ख़ानदान वालों से बात की कि हम किसी वजह से अपनी बेटी की शादी आपके ख़ानदान में नहीं करना चाहते, मगर वो लोग पीछे पड़ गए थे कि शादी करके ही रहेंगे। चूँकि हम गरीब थे इसीलिए वो हम पर रोब झाड़ने लगे थे। सो हमने यूँ जीनत को गाँव से दूर शहर में एक शरीफ और जानने वाले लड़के से निकाह करवा के भिजवा दिया।
और झूठ बोल दिया कि जीनत घर से भाग गई है। सिर्फ एक यही रास्ता था जिससे लड़के के खानदान वाले हमारा पीछा छोड़ सकते थे, वरना वो लोग इज्जत के नाम पर हमारे साथ कुछ बुरा भी कर सकते थे कि पहले हमारे बेटे से रिश्ता जोड़ा और अब शादी करने से मुकर गए। ऐसा करने को वो अपनी बेइज्जती महसूस करते, इसीलिए हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हें इस वाक़े से इसलिए बेखबर रखा क्योंकि तुम छोटी हो, सब बातें मुंह से उगल देती हो। अगर तुम्हारी वजह से गलती से किसी को ये बात पता चल जाती तो हर जगह बात ने फैल जाना था, और बात फैलते फैलते उन चौधरियों के घर भी पहुंच जाती, और वो इज्जत के नाम पर शायद हमें जान से ही मार देते कि रिश्ते के नाम पर हमने उनकी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। खैर, जीनत के शौहर वसीम के तवस्सुत से हमें पता चला कि गांव में और भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप उन पर जुल्म करते हैं और पैसों के लालच में अमीर बुढ़ों और पीरों से एक दो रात के लिए भी उनका निकाह करवा देते हैं। बदले में वो अमीर लोगों ने पैसे देते हैं। बस हमने चुपके से ऐसी लड़कियों की मदद करने का सोचा जो बेबस थी। नजमा के घर वाले भी उसका निकाह एक अमीर लड़के से करवाना चाहते थे ताकि वो उन्हें बदले में पैसे दे, मगर वो अमीर लड़का शराबी और नशेई था। इसीलिए हमने नजमा की भी मदद की और उसका निकाह एक अच्छे लड़के से करवा दिया। अब वो खुश है। वसीम का ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है जो बेबस लड़कियों की मदद करता है। इसीलिए वसीम के साथ मिलकर हमने इस नेक काम में हाथ डाल दिया और तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम बचपन से ऐसी ही हो, किसी राज को पेट में नहीं रख सकती। और ये काम ऐसा था कि अगर एक मर्तबा किसी को इस बारे में खबर लग जाती तो पूरे गांव में बात जंगल की आग की तरह फैल जाती और मजलूम लड़कियां लोगों के जुल्मों सितम का शिकार हो जाती, जैसे तुम हो गई। तुम उस अमीरजादे के लिए घर से चली गई और उसने तुम्हारा क्या हाल किया। अम्मी अब्बू की बातें सुनकर मैं रो पड़ी थी। वो इतने अच्छे थे और मैंने उनको गलत समझा था। उनकी हर बात ठीक थी क्योंकि मैं वाकई बात को छुपा नहीं सकती थी। अम्मी अब्बू ने बिल्कुल ठीक किया था। वो मेरी भलाई के खातिर मुझे अरमान से दूर रहने को कहते थे। अब मुझे अकल आ गई थी, इसीलिए मैं ठीक हो गई थी। मैं भी अब अपने बहनोई और घर वालों के साथ मिलकर मजलूम लड़कियों की मदद करती थी। और वाकई गांव में बहुत जगह ऐसा हो रहा था कि गरीब वालिदैन पैसों के लालच में लड़की की शादी से एक रात पहले सिर्फ एक रात के लिए बुढ़े पीरों और अमीर लड़कों से अपनी बेटी का निकाह करते और रात गुजर जाने के बाद उसको तलाक देते ही अगले दिन किसी गरीब लड़के से उसकी शादी कर देते। यूं माँ बाप को ये फ़ायदा होता कि लाखों पैसे भी आ जाते और बेटी की शादी भी हो जाती। इस तरह के लोगों को वसीम भाई ने अपने भाई के साथ मिलकर जेल में बंद करवा दिया। इसके अलावा अब मुझे समझ आ गया था कि इंसान को पैसों की लालच नहीं करनी चाहिए और खिदमत खल्क करनी चाहिए, जैसे मेरे घर वाले कर रहे थे। मैंने तौबा कर ली थी कि ज़िंदगी में कभी किसी लड़के के साथ नहीं भागूंगी। घर से भाग कर जाना बड़ा नुकसानदेह अमल है और मुझे इसकी सज़ा भी मिल गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।